नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं। टॉपर्स 2025 बैच हिंदी माध्यम क्लास आपकी 7 बजे की केमिस्ट्री की 12th और हम चैप्टर 4 डी व एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपकी शुक्रवार की क्लास लेकर मैं चला गया था कहाँ पर, प्रतापगढ़ जौनपुर वाले क्षेत्र में बच्चों से मिलने के लिए। जैसा कि आपको बताया था मीटअप है, इसलिए सोमवार की क्लास में आपकी नहीं ले पाया। और जो नीट की क्लास थी, जो बच्चे नीट से जुड़े हुए थे, टेक्निकल टर्म्स की वजह से वो क्लास स्टक होने की वजह से वो क्लास कैंसिल हो गई। परेशान मत होना, नीट वाले बच्चे जो इस वाले बैच से जुड़े हुए बच्चे हैं, संडे में हम उनकी स्पेशल क्लास देकर एक्स्ट्रा टाइम्स उनको देने वाले हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तबीयत खराब थी, दवाई ले लेके काम चला रहे थे, मुस्कुराहट दिखा रहे थे। अभी भी यही हालत है, बुखार उतरता है चढ़ता है, उतरता है चढ़ रहा है, फिर कोई बात नहीं। लेकिन पढ़ाना तो है ही। 7 बजे की क्लास डी व एफ ब्लॉक के तत्व हैं। आपने इसके बारे में काफी अच्छे से पढ़ा भी है। और सभी शेर बच्चों को जय हिंद। ठीक है, और देखिए, मेरा ठीक होना और मेरा सही रहना सब आप ही के ऊपर निर्भर करता है। अगर बच्चों की तरफ से निगेटिविटी आती है तो हम भी खुद निगेटिव हो जाते हैं। ठीक, चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं। तो बच्चों की तरफ से नेगेटिव नहीं होना है और बच्चों को भी नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव का इन द सेंस का मतलब, अगर एक दिन की छुट्टी हो रही है तो बच्चे सोचते हैं अरे एक दिन की छुट्टी हो गई है, पर वो परेशान मत होना। वो सिलेबस में पूरा कंप्लीट करूंगा, अपने टाइम पे कंप्लीट करूंगा, चाहे एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ जाए, कैसे भी करनी पड़ जाए। और फिजिक्स में रोहित सर ने आपसे बोला भी होगा कि वो शनिवार को भी ऐप पर क्लास लेंगे। तो सब टीचर अपने अपने सिलेबस के हिसाब से सोचते हैं, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए। बच्चा पूछ रहा है कि बुक्स की डिलीवरी के पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं देने पड़ेंगे। फ्री का मतलब है बुक्स फ्री डिलीवरी होंगी। आपको सिर्फ उनसे बुक लेनी है, कोई चार्ज आपको नहीं देना है, कोई पैसा आपको नहीं देना है। आपकी बुक्स आपके पास पहुंचेंगी। ठीक है, चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है स्थायित्व होना, यानी कि स्थायित्वता। ठीक है, चलो। और बिल्कुल आराम से इसको आपको करना है। मैं आपके सामने बहुत सारे टर्म्स रखूंगा, उन पर हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए। खून टेस्ट करवा के दवा खा लेना, हाँ मुझे भी लग रहा है, लगता है मलेरिया हो गया है। ठीक है, ठंड लगती है फिर एकदम से बुखार चढ़ जाता है, कभी ठीक हो जाता है। चलिए, ठीक, कोई बात नहीं, दम लगाकर काम करेंगे। और जब काम है ही और करना तो पड़ेगा ही। खाना खाए थे कल शाम को, जब से खाना ही नहीं खाए। चलिए, डीवैप ब्लॉक के तत्व भैया आ जाते हैं इस वाली हेडिंग पर। हेडिंग है स्थायित्वता। चलो एक बात मुझे बताओ, बड़े आराम से समझा के चलते हैं। मेरे पास है ए, ओके, और मेरे पास है बी। ठीक, ए और बी में से स्थायी कौन होगा? स्थायी वही तो होगा जो ये सोचता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को क्यों निकाल कर दूं, या इलेक्ट्रॉन को मैं क्यों लूं। स्थायी वो होता है, स्थायी वो होगा जिसकी सरकारी जॉब लग गई, जो ना तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है ना ही इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो दो स्थिति होती हैं, एक तो होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। ठीक, अब मैं अगर बात करता हूं किसकी, डी ब्लॉक के तत्वों की, डी ब्लॉक के तत्वों की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर आपके पास टोटल 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन अगर आपने समझ ली, तो स्थायी और अस्थायी किसकी सरकारी नौकरी होगी, किसकी प्राइवेट जॉब होगी। प्राइवेट जॉब का मतलब ऐसे नहीं कि बेकार स्थिति बता रहा हूं, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूं। कौन स्थायी होगा, कौन अस्थायी होगा, ये बहुत आराम से कवर कर लेंगे। ठीक, अच्छा। तो डी ब्लॉक के तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों को कैसे पहचाने कि वो स्थायी होंगे या अस्थायी होंगे। अगर आपने पहचान लिया तो उंगलियों पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कल मैं इनके टॉपिक से क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से पता चल पाए। ठीक है सही बात। ठीक, तो यहां पर हमें एक बात ध्यान रखनी है। वे तत्व जिनके आखिरी में, जिनके आखिरी विन्यास में, आखिरी का मतलब आखिरी 3D T0 आता हो,
ऐसे जिनके आखिरी में S0D0 आता हो या फिर S0D1 आता हो, सॉरी D5 आता हो, आखिरी में जिनके D5, उससे पहले S0 होना चाहिए, जिसके आखिरी में S0D10 आता हो, उनको क्या बोला जाता है? उनको स्थाई बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? उनकी सरकारी नौकरियां लग गई हैं, उनको स्थाई बोला जाएगा। यानी कि वो आराम से बैठे रहेंगे, उनके पास इधर उधर का कोई काम नहीं होगा। तो जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आखिरी में S0 के आगे D0 नजर आए, S0D5 नजर आए, S0D10 नजर आए, तो उनको हम स्थाई मानेंगे, यानी कि ये वाले। अगर इनमें से कोई दूसरा नजर आ रहा है, क्रोमियम को छोड़कर मैं बताऊंगा, तो हम क्या मानेंगे? अस्थाई मानेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए एक अपवाद है हमारे पास क्रोमियम का, क्रोमियम के लिए ये तीनों कहानियां नहीं होती हैं। क्रोमियम के लिए अगर S0 और D3 होता है तो हम इसको स्थाई मानते हैं। हम इसको क्या मानते हैं? स्थाई मानते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक, अब कहोगे सर ये तो स्थाई हैं, तो अस्थाई कौन से होंगे? इनसे अलग जो भी होगा, ये तो अपवाद है, ये सिर्फ क्रोमियम के लिए है। बाकी आप 3 पर ध्यान देना, इन तीनों में से जो अलग होगा, D1, D2, D5, सॉरी D6, इस तरीके से, तो यहां पर क्या करेंगे? यहां पर हम अस्थाई लिखेंगे। अगर ये मैच कर गया तो स्थाई होगा। ठीक है, चलो बच्चे बुक्स के लिए परेशान मत हो। 5 सितंबर के बाद से आपके घरों पर डिलीवरी होनी शुरू हो जाएगी, 5 सितंबर के बाद से। क्योंकि जो आपके पास बुक्स का मतलब जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की शीट होती है, सब हमने उसमें लगा रखी है। वो क्या होगी? वो आती है, बच्चे उसको नवंबर में खरीदते हैं। तो आपको हम कोशिश करेंगे सितंबर के लास्ट तक सभी बच्चों के घर तक वो पहुंचा दें, क्योंकि बच्चों के घर भी दूर दूर होते हैं, है ना। जो डिलीवरी बॉय होगा वो अपने हिसाब से वो आपको पहुंचाता रहेगा। सबका डेटा हम कलेक्ट करेंगे, टेंशन मत लो, बुक्स के लिए परेशान मत हो। ठीक है, तब तक आप मुझसे पढ़ते रहो। ओके, चलिए, तो ये है कहानियां। जब ये है कहानियां तो इसको मैं पहले लिखूंगा ध्यान से। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा कैसे? ऐसे, डी ब्लॉक के वे तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों के वे आयन, तत्वों के वे आयन, आयन जिनके जिनके विन्यास, जिनके विन्यास D0, D5 व D10 होते हैं, जिनके विन्यास D0, D5 व D10 होते हैं। और एक बात ध्यान रखना, इससे पहले S0 होना चाहिए, जैसे 4S0। तो डी ब्लॉक के तत्वों के वे आयन, आयन की बात चल रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकाल कर बात कर रहे हैं, जिनके विन्यास, कौन से विन्यास? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0, D5 व D10 होते हैं, उन्हें स्थाई, उन्हें स्थाई कहा जाता है। उन्हें स्थाई शब्द दिया गया या कहा जाता है, या उनका स्थायित्व ज्यादा होता है, कहा जाता है। ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, क्रोमियम के लिए अपवाद की बात आ रही है। बता सकते हो क्रोमियम के लिए मैंने कितना बोला था? क्रोमियम के लिए मैंने बताओ कितना बोला था, जल्दी से बता दो। भैया बुक आ जाए तो आप पढ़ाना छोड़ देंगे? भैया बुक से हमारा पढ़ाने का क्या ताल्लुक है? हाँ, बुक से पढ़ाने का कोई ताल्लुक नहीं है, बुक वो आपकी है। हम बुक से और पढ़ाना और शुरू करेंगे। हमने, हमारे इतिहास है RWA का कि जब तक पेपर नहीं होता तब तक बच्चों को नहीं छोड़ते। समझ रहे हो? ठीक, टेंशन मत लो, अब बुक की बात कोई नहीं करेगा। पहले पूरा फोकस यहां कर लो। पता पड़ी बुक 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 बोले जा रहे हो और क्लास पे ध्यान नहीं है। क्लास पे ध्यान दो, ठीक है? सभी शेर बच्चे अब यहां ध्यान देंगे। अब जो भी बालक दूसरे जानवर में आता है, अब वो लगातार बात करने लगे। सारा फोकस यहां पर। ओके, डन, जय हिंद। ठीक, अपवाद,
अपवाद कौन से हैं भैया? क्रोमियम का। तो क्रोमियम भैया अपवाद में आता है, और ये कितने पर स्थाई होता है? तो क्रोमियम होता है स्थाई कितने पर? D3 पर। क्रोमियम स्थाई कितने पर है? D3 पर। इससे पहले ध्यान रखना कि इनसे पहले S0 होना चाहिए, इनसे पहले S0 होना चाहिए। जब तक S0 नहीं होगा तब तक आप उसको स्थाई नहीं बोलोगे, ध्यान रखना। ठीक है, S0 होना चाहिए। ठीक है, चलो। अब अब भैया जी उदाहरण करना पड़ेगा मुझे। आप बताना, हाय ना में जवाब देना। हम उदाहरण करेंगे आज, बहुत सारे उदाहरण। इतने उदाहरण करेंगे, बड़े आराम से कवर करेंगे जितना कि हो जाएगा। ठीक है, हाँ। D3 जी, ओके। हाँ, वो स्कॉलरशिप वाली जो वीडियो बनाई थी वो यूट्यूब ने वो हटा दी। उसमें मुझसे ही गलती हो गई थी, क्योंकि वहां पर एक बच्चे की ईमेल आईडी पूरी दिखा दी, वो मैंने हटाई नहीं थी, ब्लर नहीं की थी। वो यूट्यूब ने कहा कि इस बच्चे की ईमेल आईडी आपने क्यों दिखाई है, जबकि वो बच्चा हमारी संस्था का ही है। फिर भी वो यूट्यूब ने खूब, हमने कहा, खूब गिड़गिड़ाए हम कि बच्चों के प्रति हम काम कर रहे हैं, तो यूट्यूब ने वो हटा दी। मुझे वो दोबारा से बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि किसी बच्चे का नुकसान हो, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई बच्चा किसी भी योजना के तहत पीछे छूट जाए या कोई टॉपर आगे ना पढ़ पाए, मुझे बहुत बुरा लगेगा। हटा दी कोई बात नहीं, डिलीट कर दी कोई बात नहीं, मैं फिर से बनाऊंगा। जितनी बार होगा मैं फिर से बनाऊंगा। कोई गलती मेरी तरफ से होगी उसको सुधार के बनाऊंगा। ठीक है, पर आप सबके प्रति मैं आखिरी तक काम करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। ठीक, तो आपको बस ये ध्यान रखना है और हाँ या नहीं में जवाब देना है। मैं पूरा कवर करता हूं। ठीक, चलो। मेरे पास आ गया है जिंक के ऊपर 2+, जिंक के ऊपर 2+। अब ये बताओ, ये स्थाई है? इन दोनों में से एक पे टिक लगाना है। ये स्थाई है या फिर अस्थाई है? ठीक है, इन दोनों में से मुझे एक चेक करना है इस जिंक 2+ को लेकर। तो जिंक 2+ की बात आ रही है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं जिंक का लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं जिंक का लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कितना है? 30 है। कितना है? 30 है। ठीक, नहीं कोई बात नहीं, स्लो ही चलने दो। ठीक है, तभी आराम से कवर करोगे। 30 जिंक है। जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं मैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। ये हो गया। ठीक है, लेकिन हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है जिंक 2+ का। तो जब मैं जिंक 2+ की बात करूंगा, यहां पर Zn2+ लिखूंगा, तो मुझे बता सकते हो क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन में कहां से निकालूं? यहां से यहां तक की तो कोई बात करेगा ही नहीं। कहां से कहां तक की बात करेगा? 4s और 3d। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन में कहां से निकालूं? जल्दी से बता दो फटाफट। 2 इलेक्ट्रॉन में कहां से निकालूं? यहां से तो कोई बात ही नहीं है। मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे 4s में से। तो मैं चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। मुझे 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से निकालने पड़े, तो क्या हो जाएगा? 4s 0 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, और 3d क्या बचेगा? 10। 3d क्या बचेगा? 10। अब आप खुद देखो, s में कितने हैं? 0, और d में कितने हैं? 10। देखो s 0 हो गया ना, और d कितना हो गया? ऊपर 10 हो गया। तो आप खुद देखो, S0 D10, ऊपर की तरफ नंबर देखते हैं। S के ऊपर 0, D के ऊपर 10, यानी कि D 10 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? स्थाई। ये क्या हो जाएगा भैया जी? स्थाई। ये वाला होगा, इसको काट दो। इस तरीके से हम चीजें निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? स्थाई हो जाएगा। इस बात को मैं बिल्कुल लिखूंगा, स्थाई। कहानी क्लियर हुई? 4s 0 और 3d 10। बात समझे? ठीक, D10 आ रहा है लास्ट में, तो D10 आ रहा है। ये क्या है? स्थाई विन्यास है। और जब स्थाई विन्यास होगा तो जिंक 2+ की सरकारी नौकरी लग गई। अब इसको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगले पर आते हैं और हम चेक करते हैं। लो,
मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिनमें से मैं दो दो करके क्वेश्चन लिखूंगा, आप बताते रहना। निम्न में से कौन सा आयन, निम्न में से कौन सा आयन, कौन सा आयन स्थाई होगा? ठीक, बताना। एक तो है मैग्नीज के ऊपर 3+, और एक है मैग्नीज के ऊपर 2+। इन दोनों में से कौन सा स्थाई है ये बता रहे हैं। ठीक बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिस पर नहीं आते हैं उसको तो समझ में नहीं आएगा। मैं हर बार बता रहा हूं कि जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं सीखते हो 1s2 2s2 इस तरीके से, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। आप किसी की भी क्लास देख लो, किसी का मतलब किसी, और मैंने आपको बता रखा है जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है वो आपका यूट्यूब पे जाओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डालो यूट्यूब पर, RWA, मैं आ जाऊंगा सामने, मैं सिखाऊंगा आपको। पर ये सीखना पड़ेगा क्योंकि 11वीं क्लास का कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। एक तो मैग्नीज 3+ का और एक मैग्नीज 2+ में स्थाई कौन सा होगा। पहले हम मैग्नीज का काम करेंगे। तो मैग्नीज कितना होता है? 25 होता है। अब इसको मैं शॉर्टकट में लिख दूं तो 25 को मैं करते करते 1s2 2s2 करते करते मैं कहां पर आ गया? 4s2 पर आ गया और 3d 5 पर आ गया। यही तो होगा, 4s2 और 3d 5, 4s2 और 3d 5। ठीक, अच्छा। एक टाइम पर कुछ टीचर कह रहे थे कि जो अविनाश सर, जो हमारे ये यूट्यूब वाले हैं ना, हमारे कल तुम्हारे, उन्होंने गलत करा रखा है। मैंने पूछा भैया कैसे गलत करा रखा है? उन्होंने कहा कि 3d 5 पहले लिखा जाता है, 4s2 बाद में लिखा जाता है। अरे भैया, भरते वक्त 4s पहले भरा जाएगा, 3d बाद में भरा जाएगा। लिखने को कैसे भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो। अब मैंने 4s2 3d 5 लिखा। सबसे पहले मैं देखूंगा Mn2+, इससे पहले मैं देखूंगा Mn2+। जब मैंने Mn2+ देखा तो 4s में से तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। हमेशा सबसे पहले जिम्मेदारी कौन लेता है? 4s। 4s पहले सामने आकर खड़ा हो जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल हैं मेरे अंदर से निकालो। तो लोगों ने कहा भैया 2 ही इलेक्ट्रॉन तेरे अंदर है, निकल गए तो खाली हो जाएगा, हो जाने दो। तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो ये कितना हो गया? 4s0, और ये कितना हो गया? 3d 5। 4s0 3d 5, बात समझे? ओके, 4s0 3d 5। ठीक, अब इसने कहा नहीं नहीं नहीं, Mn2+ का देख लिया, Mn3+ का और देख लेते हैं। Mn3+ में क्या होगा? Mn3+ का मतलब है इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो। तो 2 यहां से निकले, 1 यहां से निकला, तो क्या हो गया? 4s0 और 3d 4 हो गया। बात सही लिखी है मैंने, है ना? अगर Mn3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े, 2 यहां से निकालना पड़ा, 1 यहां से निकालना पड़ा। अब आप खुद बताओ, सोच के बताओ, मेरी तरफ देखो ही मत, इनमें से कौन सा आपको स्थाई लग रहा है? लो जी, Mn2+। बच्चों ने Mn2+ बोला है। आप खुद देखो, S0 और D5 आ रहा है। मैंने किस तरह बोला था? D0 D5 D10 पर स्थाई होते हैं। क्रोमियम आएगा तो D3। ठीक, और ये क्या होगा? तो मैं लिख दे रहा हूं, ये स्थाई विन्यास है, ये स्थाई विन्यास है, और ये अस्थाई विन्यास है। ये अस्थाई विन्यास है, तो ये अस्थाई होगा, ये अस्थाई है, और ये क्या है? स्थाई है। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई, समझ में आ गई? अब बच्चे पता क्यों क्या पूछेंगे? अब बच्चे पूछ रहे हैं कि जो D0 D5 और D10 की बात हमारे चल रही है उसका मतलब क्या है? तो जहां पर D0 होता है उसका मतलब होता है खाली कक्षक। स्थाई होने का ही मतलब यह है, स्थाई विन्यास का मतलब, D0 का मतलब खाली कक्षक। जब खाली होगा तो है ही कुछ, है ही नहीं तो कुछ करना ही नहीं, खाली कक्षक। D5 का मतलब होता है अर्धपूर्ण भरे हुए।
आधे हैं लेकिन पूरे भरे हुए हैं, अर्धपूर्ण भरे कक्षक, अर्धपूर्ण भरे कक्षक। और D10 जो है ये होगा पूर्ण भरे कक्षक, पूर्ण भरे कक्षक। ठीक है, क्रोमियम अपवाद है। कहानी क्लियर हो गई? ओके, बिल्कुल, शाबाश। चलो दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अगर आप बता गए तो मैं समझ जाऊंगा कि ध्यान दे रहे हो अपने भाई की क्लास में। ठीक है, हाँ दोबारा रिपीट ही तो किया है। देखो मैग्नीज 25 है, 4s2 3d 5। अगर आपको Mn2+ का निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए तो 4s0 3d 5, s0 d5। ये देखो d5 आखिरी में आ रहा है, स्थायी विन्यास होगा। 3+ की बात करें तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 4s0 3d1। तो ये क्या हो जाएगा, अस्थाई, क्योंकि D4 पे हमें कोई भी स्थाई की बात नहीं करी थी। ओके, चलिए अब मैं आगे देखता हूं। ठीक, एक बच्चा कह रहा है सर बुक आप देने आएंगे, डिलीवरी बॉय। हाँ, मैं सबके घर जाऊंगा, किताब लेकर सबके घर बांटूंगा। ठीक है, वो 15,000 बच्चों के घर जा जाकर मैं किताब बांटूंगा। सारी क्लास यहां पर बंद रहेगी पूरे 1 साल तक। अरे कैसी बातें कर रहे हो, थोड़ा तो होना चाहिए ना। डिलीवरी बॉय तो बांटेगा, मैं आपकी कहानी गढ़ूंगा यहाँ पर। टॉपर्स बनाने की कहानी बनानी है मुझे यहाँ। ठीक है, और जब टॉपर्स बन जाओगे तो बुला लेना घर पर। ठीक है, अब बताओ किताब बंटवाओगे तुम मुझसे हैं? चलो जी, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जल्दी से बताना। अगला, कौन स्थाई है? आप इतना ही बता दो। लो, मैं 2 दे रहा हूं अलग अलग। एक तो मैंने दिया है क्रोमियम 3+, ये वाला आगे लिख दे रहा हूं। एक मैंने दिया है क्रोमियम 3+, आप करके दिखाओ। एक करके दिखाओ चलो कॉपर 2+, और एक करके दिखाओ Fe3+। Fe3+, इनमें से कौन स्थाई है जल्दी से बता दो फटाफट। कॉपी पेन उठाओ और करके शुरू कर दो जल्दी से। चलो कॉपी पेन उठाओ और जल्दी से बताओ। सबसे पहले मैं क्रोमियम पे टारगेट करता हूं। तो क्रोमियम के कितना होता है 24 Cr। क्रोमियम होता है अपवाद, तो 1s2 2s2 2p6 से करते करते 4s1 हो जाता है और 3d5 हो जाता है। इसको तो रट्टा मार लो, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अब रट्टा मार लो, 21 से लेकर 30 तक कैसे होते हैं। ठीक, लेकिन यहां पर क्रोमियम की बात नहीं चल रही, यहां पर क्रोमियम 3+ की बात चल रही है। तो चलो मैं 3+ की बात करता हूं। 3+ का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, और जब 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो क्या होगा, 4s0 हो जाएगा और 3d3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3d3 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ जो 3d3 हुआ है ये स्थाई है या नहीं है? सोच समझ के बताना अपना आंसर। क्रोमियम 3+, हाँ जी भैया D3 आ गया। और यही तो बताया था क्रोमियम के लिए मैंने, क्रोमियम के लिए मैंने यही बताया था कि अगर क्रोमियम का D3 हो जाता है तो ये क्या माना जाएगा, स्थाई माना जाएगा। तो ये तो पहला वाला टारगेट तो आपने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे वाले टारगेट पर हम कवर करते हैं। दूसरा कौन सा है भैया, दूसरा कौन सा वाला टारगेट है? दूसरा है कॉपर का। तो कॉपर भी देख लो कैसे लिखा जाएगा। ये है कॉपर, कॉपर का होता है 29। अगर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो ये भी होता है 4s1। कॉपर और क्रोमियम में 4s1 लिखा जाता है, कॉपर और क्रोमियम में 4s1 लिखा जाता है। और आखिरी में क्या होगा, 3d10 होगा। आखिरी में क्या होगा, 3d10 होगा। लेकिन मुझे यहां पर कॉपर का नहीं चाहिए, मुझे यहां पर कॉपर 2+ का चाहिए। तो जब कॉपर 2+ का करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यही तो बात लिखूंगा कि कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो कॉपर 2+ जब मैं करूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा। अब आप खुद बताओ ये जो 3d9 है ये स्थाई है या अस्थाई है? भैया ये है ही नहीं। D9 को तो मैंने कभी नहीं बताया कि ये स्थाई में आएगा। तो अगर आप इसको देखोगे तो मैं यहां लिख दूंगा अस्थाई। ये क्या है, अस्थाई, पानी के बाहर।
ठीक है, अस्थाई। चलो तीसरा करके देख लेते हैं। अगर तीसरा भी सही कर दिया आपने, और ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से किसके तीनों ठीक हैं ये बताना है, ईमानदारी से। ठीक, चलो अगला कौन सा है, Fe3+। तो Fe3+ के लिए मैं पहले Fe लिखूंगा। कितना होता है, 26 Fe होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d कितना, 6। तो मैं करते 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 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 यहां पहुंच गया, और 4s2 और 3d6 हो गया। 4s2 3d6 हो गया। जब मैंने यहां पर 3+ यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन की बात करी, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करी, तो क्या होगा, ये जाते 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 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, 3d5, 4s0 3d5। तो सीधी सी बात क्या है, ये हो गया क्या, स्थाई। ये क्या हो जाएगा, स्थाई। तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्थाई। कहानी समझे में आई? बताओ बताओ। अब ईमानदारी से बता दो, एक ऐसे हाथ खड़े करके सिंबल बता दो किसका ईमानदारी से तीनों सही था। ईमानदारी से, अगर गलत हो गया है तो लिख दो गलत हो गया था, सही कर लेंगे। लेकिन अगर तीनों का सही है, मतलब तीनों सही आपने किया, तो एक बार हाथ खड़े कर दो ईमानदारी से। ध्यान रखना, पढ़ाई में ईमानदारी, जीवन में हमेशा ईमानदारी रखो, है ना। जिसको जैसा आप चाहते हो उसके साथ वैसा रहो, जो जैसा है उसके साथ वैसा रहो। मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हूं, आप मेरे साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहो कि सर बड़े भाई ये गलत हो गया, कैसे सही करना है, मैं करवाऊंगा ना। ठीक, कहानी समझ में आई? तो ये हो गया स्थाई। ओके, चलो अब मैं थोड़ा सा डरावना दे देता हूं। डरावने का मतलब, डरावने का मतलब कुछ ऐसा जो बच्चे सोचते हैं कि ये कैसे होगा, पर मैं इतना यकीन से कह सकता हूं कि इतने 2800 बच्चे लाइव हैं, 2800 में से 2600 बच्चे कर देंगे, विश्वास के तौर पर बोल रहा हूं। ठीक, चलो कोई बात नहीं। जो बच्चे का जो गलत हुआ है वो एक बार उसको पॉइंट जरूर करे, क्योंकि मैं इसके ऊपर इतना धीरे धीरे, इतना भयंकर जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अगर ये आपने कर लिया, ये स्थाई अस्थाई आपने कर लिया, तो सीधी सी बात है कि आप एक साथ उतने क्वेश्चन कर डालोगे जितने पेपर में पूछे जाते हैं। बात समझ रहे हो? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बस आपको हाँ या ना में जवाब देना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं। बहुत बच्चे बहुत जल्दबाजी मत जाते हैं, है ना, बहुत जल्दबाजी। जल्दबाजी का मतलब कैसे, सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, भैया जी बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, सिलेबस की काहे टेंशन लेते हो, मैं हूं ना, मैं करवाऊंगा ना। ठीक, चलो मैग्नीज 7+, एक बताओ भैया जी स्कैंडियम 3+, एक बताओ भैया जी वेनेडियम 5+, और एक बताओ भैया जी कॉपर प्लस। इन चारों में से कौन कौन स्थाई है, स्टेबल है, ये आपको बताना है। कौन कौन से स्थाई हैं, स्टेबल हैं जी। ठीक, और 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में गए 2000 किलोमीटर के सफर में। ठीक, पहले गए हम रायबरेली, फिर प्रतापगढ़, फिर जौनपुर, उधर से आते वक्त आगरा। मौसम खराब की वजह से कुछ बच्चे नहीं मिल पाए, लेकिन मैं उनसे यही उम्मीद रखूंगा और आप सबसे भी यही उम्मीद रखूंगा, जो 90% प्लस पर सम्मान समारोह होगा, मुझे आप में से वो सारे बच्चे चाहिए जो सही में ही काबिल रहे और जिन्होंने सही में ही दम लगाया है। और पहले ही कहा था, इस बैच के अंदर, इस बैच से, RWA के बैच से जो बच्चा यूपी टॉप कर देगा, जो बच्चा बिहार टॉप कर देगा या राजस्थान टॉप कर देगा, पूरा स्टेट जो टॉप कर देगा, मैं अपनी पूरी सैलरी का उसके लिए गिफ्ट ले दूंगा, वो जो कहेगा या कहेगी।
पूरी सैलरी का। पूरी सैलरी का मतलब एक महीने की सैलरी नहीं बोल रहा हूं, पूरी सैलरी का मतलब 2-3 महीने की सैलरी मिलाकर अगर वो कह देगा ना कि मुझे एक स्कूटी चाहिए, मैं स्कूटी दिलवा दूंगा। पर ये एक लालच वाली बात नहीं कर रहा हूं, ये दिल से खुशी वाली बात बता रहा हूं। स्टेट टॉपर आप में से निकल जाओ, जो कहोगे आगे की तक की पढ़ाई, जो कहोगे जो बैच कहोगे वो फ्री करवा देंगे। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। Mn7+। अब मैं जरा यहां पर ध्यान से देखता हूं, अगर मैं मैग्नीज को लिखूंगा तो मैग्नीज का कितना होता है, यहां पर देखते चले जाओ। मैग्नीज का होता है 25, और 25 को मैं लिखूंगा तो 4s2 और 3d5। 4s2 3d5। ठीक, लेकिन 7+ है तो 7+ का मतलब समझ रहे हो, 7+ का मतलब है कि दो यहां से चले गए, 7+ का मतलब दो यहां से चले गए, 5 यहां से चले गए, तो पूरा ही जीरो हो गया है। और अगर ये पूरा जीरो हो गया तो Mn7+ क्या हो जाएगा, स्थाई। ठीक, आप एक साथ बताना कि आपके चारों के चारों ठीक हैं या नहीं है। सही, चलिए दूसरे की बात करते हैं, स्कैंडियम 3+ की। स्कैंडियम 3+ की। ठीक, देखो 3 महीने की सैलरी में थार नहीं आएगी, पहली बता दे रहा हूं, कहीं सीधा कार कह दो। 3 महीने की सैलरी में एक स्कूटी आ सकती है, एक बाइक आ सकती है, एक लैपटॉप आ सकता है, ये सब आ सकता है। इनमें से चाहिए तो भैया बता देना। आगे की पढ़ाई का जो बैच आपको जिस सरकारी जॉब की तैयारी करो वो पूरा फ्री रहेगा। और भी चीज सोच लेंगे, क्या पता 2-3 टीचर की सैलरी ले लूं मैं, और वो तब देख लेंगे। लेकिन स्टेट टॉपर चाहिए मुझे, स्टेट टॉपर आप में से। स्कैंडियम 3+ की अगर बात करूंगा तो यहां लिखूंगा स्कैंडियम, यहां मैं लिखूंगा स्कैंडियम। स्कैंडियम का कितना होता है, 21 होता है। 21 का मतलब मैं जब मैंने करूंगा तो 4s2 और 3d1। यहां पर आगे देखेंगे तो स्कैंडियम 3+ होगा। स्कैंडियम 3+ का मतलब होता है दो यहां से चले गए हैं, और यहां से कितना, एक चला गया है, तो ये भी भैया जीरो हो गया है, ये भी जीरो। अच्छा, तो ये भी क्या होगा, स्थाई होगा। ये भी क्या हो जाएगा, स्थाई हो जाएगा। लो अब मैं आता हूं वैनेडियम 5+ पर। अब तक तो कहानी सही चल रही है। ठीक, कहानी सही चल रही है। ठीक, सर आपकी सैलरी कितनी है, मेरी सैलरी 30,000, और उसमें खाना पीना ये फ्री में मिलता है मुझे, तो टोटल मिलाकर हो गए 50,000 के आसपास, है ना, खाना पीना रहना फ्री मिलता है। ठीक, चलो तो ये क्या हो गया, वेनेडियम। वेनेडियम भैया कितना है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, ये होगा आपका कितना, 23। तो मैं क्या लिखूंगा, 4s2 और 3d3। लेकिन वेनेडियम 5+ है, तो वेनेडियम 5+ का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s0 और 3d0। ये जब पूरा ही इतना है तो क्या हो जाएगा, स्थाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया जी, स्थाई हो जाएगा। कहानी क्लियर है। अब बात करते हैं कॉपर प्लस की, बात करते हैं किसकी, कॉपर प्लस की। चलो जी, जब मैं कॉपर प्लस की बात कर रहा हूं, ये रहा, तो कॉपर का कितना होता है, 29 होता है। और जब करते 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 यहां पर 4s1 और क्या होगा, 3d10 होगा, कॉपर प्लस। कॉपर प्लस बनाना है अब हमें, तो कॉपर प्लस का क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देंगे, तो 4s0 और 3d10 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, स्थाई हो जाएगा। अब बताना कितने बच्चों ने इन चारों को स्थाई बोला था। सब है सर, बिल्कुल सही, प्रखर यादव ने बताया। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कहा कि चारों के चारों स्थाई हैं। ये देख लो, ये भी स्थाई है, D0 आ गया, D0, D0, और ये D10, सारे के सारे स्थाई हैं। यानी जब इस तरीके से कहानी क्लियर होती है तो समझ जाओ सब कुछ क्लियर होता है। ओके, बात समझे, पॉइंट अब बढ़े आगे, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को हम करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि क्या वो पेपर में कभी आया है, बोर्ड एग्जाम में। तो यहां पर लिखते हैं D1 विन्यास, D1 विन्यास, D1 विन्यास अत्यधिक, अत्यधिक अस्थाई है, अत्यधिक अस्थाई है, कारण बताएं।
कारण बताएं। ये क्वेश्चन है। आपको देखकर तो लग गया होगा कि D1 स्थायी नहीं है। क्या कारण हो सकता है, सोच के बताओ। जल्दी से बताओ आंसर। कौन कौन बच्चा आंसर बताएगा? बता दो फटाफट, जल्दी से सभी बता दो, जल्दी से चाहिए मुझे। D1 विन्यास अत्यधिक अस्थायी है, कारण बताओ। ठीक, चलो कारण बताता हूं मैं। पहले मैं आपको कारण जनरल बताता हूं। मुझे इतना बताओ, सोच कर देखो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, यहां पर देखो। आपको कोई चीज चाहिए, कोई चीज चाहिए का मतलब, कोई चीज चाहिए का मतलब ये मत सोचना ये पेपर में नहीं आया, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। कहीं सोच रहे हो कि मैंने लिखा है तो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। मैं बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन खुद ही क्रिएट करूंगा। चलो, तो आपने किसी चीज के बारे में सोचा कि मुझे ये चीज चाहिए। मान लो ये पेन चाहिए मुझे। आप कहोगे सर इतनी सस्ती चीज क्यों चाहिए? भैया मेरे लिए ये करोड़ों से भी ऊपर है, अमूल्य है। ठीक, अब ये पेन चाहिए और मैं बहुत दूर से आया हूं इस पेन को लेने के लिए। पेन लगा हुआ है एक पेड़ पर लगा हुआ है ऐसे। मैं आया हूं 1000 किलोमीटर से दूर से। जब तक मैं चल रहा था चल रहा था चल रहा था, जैसे ही मेरी नजर मैं पास में आ गया, मैं पेन के पास में आ गया और मुझे पेन चाहिए, मैं बिल्कुल पास में हूं, बिल्कुल पास में। तो मैं क्या करूंगा? मैं जल्दबाजी करूंगा, है ना। अब मुझसे रहा नहीं जाएगा, मैं उठा के एकदम से गप्प से पेन पकड़ लूंगा। यानी कि जो बिल्कुल पास में होता है, किसके? सरकारी नौकरी के, सपने के, स्थायी विन्यास के, जो बिल्कुल पास में होता है, वो उतनी ही जल्दबाजी करता है, उतनी ही उसके अंदर बेचैनी होती है, बहुत जल्दबाजी करेगा। कोई रेस जीतने वाला होता है तो अपनी स्पीड तेजी से बढ़ा देता है, एकदम से कूद जाता है। तो जो बहुत ही अस्थाई है, इसका मतलब वो स्थायी होना चाहता है और बहुत जल्दी होना चाहता है, क्योंकि वो किसी स्थायी विन्यास के बिल्कुल पास में होगा। अब बताओ इसके इसके पास वाला स्थायी विन्यास कौन सा है? D0, D5 या D10? बताओ जल्दी से। इसके पास वाला स्थायी विन्यास कौन सा है? D1 के पास वाला D0। तो D1 सोचेगा यार बिल्कुल पास में ही है D0। ठीक, ठीक। अभी से क्या था? अरे बोलने दो, आपके सर को जो बोलना है बोलने दो। गलत मैं पढ़ा रहा हूं, सही मैं पढ़ा रहा हूं। मेरा काम टॉपर निकालना है। सब बोलेंगे गलत है, विरोध सबका होता है। पिछली बार 1000 लोगों ने विरोध किया, 10,000 लोगों ने विरोध किया कि गलत पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ाता रहा, 25 जिलों से टॉपर निकलवाए। जिनको बोलना होता है वो बोलेंगे, बोलने दो। ठीक है, मुझे किताब से मैच करा लो, एनसीईआरटी से मैच करा लो। अगर उनको केस करना है तो एनसीईआरटी पे कर दो कि भैया मेरे पॉइंट्स एनसीईआरटी से मैच करते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर आपके स्कूल में बीए पास वाले, हाई स्कूल पास वाले टीचर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उनका बेसिक क्या होगा? वो तो हमें गलत बताएंगे ही। ठीक है, तो बोलने दो जिसको गलत बोलना है। ठीक है, हाथी धीरे धीरे चलेगा, जिसको भौंकना है भौंकने दो। ठीक, तो क्या होगा? D1 के पास वाला बिल्कुल होगा D0। और जब D0 बिल्कुल पास में होगा तो सोच के देखो, ये चाहेगा कि मैं तुरंत D0 बन जाऊं। उस चीज में क्या करेगा? जल्दबाजी करेगा। और जब जल्दबाजी करेगा तो जल्दबाजी करने वालों को क्या कहते हैं? अस्थाई, रुका ही नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा भैया D0, जो D1 है, D1 विन्यास, D1 विन्यास, D1 विन्यास एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर, एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर D0 विन्यास में, D0 विन्यास में शीघ्रता से आना चाहता है, जल्दबाजी करता है, आना चाहता है, चाहता है, क्योंकि सिर्फ इसको एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो D0 हो जाएगा। शीघ्रता से आना चाहता है, जिसके कारण, जिसके कारण यह अत्यंत
अस्थाई है, अत्यंत अस्थाई है और क्रियाशील भी है, तेजी से काम करेगा। जो तेजी से काम करते हैं वो रुकते नहीं है, वो बदल गए। ठीक है जी, कहानी यहां तक की कहानी क्लियर हुई है? ओके, अब मैं आता हूं इसी स्थाई अस्थाई के अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है अपचायक व ऑक्सीकारक क्षमता। नेक्स्ट हेडिंग, ऑक्सीकारक, अपचायक लिखूंगा, अपचायक व ऑक्सीकारक व ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण। ठीक, चलिए अब जरा ध्यान से देखते हैं ये अपचायक और ऑक्सीकारक होते क्या हैं। ठीक, चलिए, हाँ, मेरे भरोसे देखो, भरोसा करना ना करना आप पर निर्भर करता है। मैं यही तो बता सकता हूं, मैं आपके सामने हूं, पिछली बार का सिलेबस आपके सामने था, पिछली बार का रिजल्ट भी आपके सामने है, और मैं इतने उम्मीद से कह रहा हूं कि अगर पिछली बार 3500 प्लस बच्चे डिस्ट्रिक्ट में टॉपर रेंज के रहे तो इस बार हम 10,000 निकालेंगे। अब बताओ, जब मैं इतनी उम्मीद से कह रहा हूं तो ये उम्मीद बरकरार आपको रखनी है ना? और आप खुद सोचो कि आपके क्षेत्र में जिससे चीजें हटती हैं, कोई बंदा खुद ये कह रहा है कि ये शेर नहीं है, ये खरगोश है, और मैं कह रहा हूं ये शेर है, तो इसका मतलब उसने बचपन से ही शेर को खरगोश पढ़ा होगा। इसी वजह से मुझसे कहेगा कि आप गलत बता रहे हो, ये तो खरगोश है। अब मैं क्या बताऊं उसे कि ये शेर है? तो मैं तो बच्चों को शेर ही तो बताऊंगा। ठीक है, मेरा विरोध करने दो, जिसको करना है, दुनिया भर करने दो, मैं बताऊंगा, सही बताऊंगा। जहां पर मुझे लगेगा कि गलत है मैं उस चीज को हटा दूंगा, बट इस बात के लिए ध्यान रखो। ठीक है, टाइम टेबल की वीडियो बिल्कुल बना देंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो अपचायक और ऑक्सीकारक गुण, सबसे पहले इतना समझना कि जो डी ब्लॉक के आयन होते हैं या डी ब्लॉक के जो यौगिक होते हैं वो इसकी तरह काम करते हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन बनता कैसे है, सबसे पहली बात यह ध्यान देनी है। देखो, मेरे पास है ए, ध्यान से सुनना, मेरे पास है कोई ए और मेरे पास है कोई बी। ठीक है, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और क्या बन गया? स्थाई। ध्यान से सुनना, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन निकालकर खुद को स्थाई बना लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपचायक कहते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? अपचायक कहते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया दिखाता है, और जो अभिक्रिया दिखाता है उसका उल्टा नाम होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब समझ रहे हो? अगर कोई क्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्थायी होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, तो उसको हम क्या नाम से बुलाते हैं? अपचायक के नाम से बुलाते हैं, ये याद रखना। अच्छा, इसी का ही उल्टा करोगे, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो स्थायी हो गया, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो स्थायी हो गया, तो उस क्रिया को तो अपचयन कहेंगे, अपचयन क्रिया, उस क्रिया को अपचयन कहेंगे। लेकिन जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है, ये तो इलेक्ट्रॉन दे दिया है यहां से, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? ऑक्सीकारक कहेंगे। ये दोनों बातें याद रखना। अब कहोगे सर सिर्फ इन दोनों से ही काम चल जाएगा? इन दोनों से ही काम चल जाएगा। ठीक, इन दोनों से ही काम चल जाएगा। बेटा टॉपिक वाइज ही पढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद यही टॉपिक होता है। ठीक है, और अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो आपको जो लगातार समझ में आना है उसी को ही टॉपिक वाइज कहते हैं। कोई लिखकर ऊपर चला गया है क्या किस टॉपिक के बाद यही टॉपिक पढ़ाना है?
सीक्वेंस मैं जो बनाता हूं वो टॉपिक सीक्वेंस सबसे ग्रेट है, सबसे जबरदस्त, मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना ये टॉपिक वाइज ही है, सारा टॉपिक्स क्लियर होगा। लेकिन आपने जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही ये काम करो। मैं उठा के सीधा केमनोफोर लेकर बैठ जाऊं तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ठीक, चलिए अब देखो इलेक्ट्रॉन, ये ई का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकाला स्थायी होने के लिए तो नाम होगा अपचायक, और इलेक्ट्रॉन लिया तो नाम क्या होगा, ऑक्सीकारक। एक बात मुझे बताना, ये वाला बताओ, Mn3+, Mn3+ सबसे पहले बताओ स्थाई है या अस्थाई है, जल्दी से बता दो। ठीक, जल्दी से बता दो। Mn3+ अभी मैंने निकाला था Mn3+, बताओ क्या होगा, स्थाई होगा स्थाई होगा। तो Mn3+ निकाला, Mn3+ जब मैं निकालूंगा तो यहां होगा 4s0 और कितना आएगा 3d4। क्यों, क्योंकि मैग्नीज का जब आप देखोगे तो क्या होगा 4s2 और 3d5 होता है। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 4s0 3d4। अब आप मुझे बताओ जो 4s0 3d4 है, 4s0 3d4 है, क्या ये स्थाई है, नहीं, यह है अस्थाई। बताओ ये d4 से क्या बना ले कि ये स्थाई हो जाए, d4 से क्या बना ले कि ये स्थाई हो जाए। d4 तो मुझे नहीं लग रहा कि d4 पे ये स्थाई है, नहीं, इसको लिख दिया मैंने अस्थाई। तो d4 से इसको d5 पर आना है, बताओ इसको क्या करना पड़ेगा, सोच के बताओ। d5 तो स्थाई होता है, इसका दिमाग हमेशा यही लग रहा होगा कि मैं किसी तरीके से सरकारी नौकरी ले लूं। ये d4 है, ये सोच रहा होगा किसी तरीके से मैं d5 बन जाऊं। सोचो ये क्या करेगा, सोचो क्या करेगा ये। d4 पर ये अभी रुका हुआ है, इसका दिमाग हमेशा लग रहा होगा कि किसी ना किसी तरह मैं d5 में बदल जाऊं। d5 में बदलने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को लेगा या इलेक्ट्रॉन को देगा, सोच के देखो। आप ही इसकी जगह होते, आपके पास 5 रुपए होते तो समोसा खा लेते, 4 रुपए आपके पास हैं, समोसा खाने के लिए कहीं ना कहीं से 1 रुपए मांगोगे या 1 रुपए लोगे। तो जैसे ही 1 रुपया लिया आपके पास आ गया, समोसा खरीद लोगे। ये बेचारा d4 पर था, d5 पर आने के लिए इसको क्या करना पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ा। और जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया, जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया स्थायी बनने के लिए, उसको क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना ही तो पड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण कर लिया इसने। और जिसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा स्थायी होने के लिए, उसको किस नाम से बुलाते हैं, जल्दी से बता दो। इलेक्ट्रॉन दिया तो अपचायक, इलेक्ट्रॉन लिया स्थायी बनने के लिए तो किस नाम से बुलाएंगे, ऑक्सीकारक के नाम से बुलाएंगे। ये रहा, इलेक्ट्रॉन लिया तो किस नाम से बुलाएंगे, ऑक्सीकारक के नाम से बुलाएंगे। इसी वजह से Mn3+ क्या है भैया, एक ऑक्सीकारक है। Mn3+ क्या है, एक ऑक्सीकारक है, एक ऑक्सीकारक है। ठीक है जी सरकार, ओके, ठीक है। चलो दूसरा बताओगे, ये जरा आंखों में छाप लो इस बात को। अगर कोई स्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसको अपचायक कहते हैं, और कोई स्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसको ऑक्सीकारक बोला जाता है। अगला मैं आपको देता हूं, आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप बताना वो क्या होगा, बताना भैया जी। Fe2+, बताओ Fe2+ क्या है, अपचायक है या ऑक्सीकारक है, हम भी देखते हैं आप में कितना दम है। सर जी मेरे प्रिंसिपल सर बोल रहे थे RW तुझे फेल कर देगा और मैं तुझे यूपी टॉपर बना दूंगा। ठीक है तो पढ़ लो, क्या दिक्कत है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसा होता है, आप
पढ़िए, जहां से समझ में आता है वहां से पढ़िए, और जहां से नहीं समझ में आता उसका विरोध जरूरी है। ठीक ठीक, चलो अब बताओ, Fe2+ है, Fe2+ है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, Fe लिखूंगा, और यहां पर Fe कितना होता है, 26 होता है। फिर मैं यहां पर आऊंगा, तो जब 26 का मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, और 3D कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4s2 और 3D 6। बताओ 2+ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया, चलो हम भी चेक करेंगे, और जिसका सही होगा वो जय हिंद लिखकर भेजेगा, जिसका सही नहीं होगा वो भी जय हिंद लिखकर भेजेगा, पर जय हिंद के साथ स्माइली वाले भेजेंगे जिनका सही होगा। तो 2+ का मतलब यहां पर 4s 0 हो गया, और यहां पर कितना है, 3D 6 हुआ। 3D 6 पे तो ये स्थाई है, ये तो अस्थाई लिख दिया मैंने भैया, 6 का क्या मतलब है। अब यहां पर देखना ये कितने पर स्थाई होगा, D5 पर। पास वाला देखना, पास वाला, यहां पर D6 है, तो पास वाला कौन सा, D5 है, तो D5 अगर इसके पास होता तो ये स्थाई हो जाता। ठीक है, बच्चे सोच रहे होंगे D10 की, नहीं, पास वाला देखना होता है। तो ये पास वाला क्या देखा मैंने, स्थाई। 6 के पास कौन है, 5, तो अगर 6 से 5 पर आना है तो उसको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने पर हम बोलते हैं अपचायक। और अगर किसी ने अपचायक लिखा है तो भैया मैं देखता हूं किसने लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपचायक, यानी कि दूसरों को बर्बाद करने वाला, अपचायक। चेक कर ले, ओके, अपचायक है भैया जी, अपचायक, बहुत सही, शाबाश। कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर जी। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है, उदाहरण भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, और ये आप इसको पॉइंट टू पॉइंट यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं। लाइन क्या लिखेंगे, यदि कोई इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी विन्यास बनाता है तो उसे, उसे का मतलब कोई आयन हो गया, कोई परमाणु हो गया, तो उसे अपचायक कहा जाता है, अपचायक कहा जाता है। ठीक, ये वाली कहानी। ठीक, इसके साथ कौन सा, ये वाली डिटेल, ये रहा, उसको क्या कहा जाता है, अपचायक कहा जाता है। ठीक, इसी के बाद ही यदि कोई, कोई का मतलब आयन परमाणु, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके करके स्थायी विन्यास बनाता है, स्थायी विन्यास बनाता है, तो उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है, तो उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। लो जी सरकार, कहानी क्लियर जी, बिल्कुल ठीक। तो कल हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, इसके क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे। जब क्वेश्चन आपने कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये सीख लिया है। ठीक, इसको प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। होमवर्क में मैं एक दे देता हूं जिससे कि आप बता सको। आप मुझे बताना क्रोमियम 2+ क्या है, ये कल आप बताएंगे, अपचायक है या ऑक्सीकारक। अगर ये आपने बता दिया तो आप उन सभी बच्चों से बहुत आगे चले जाओगे जो बहुत बड़े बड़े नोट्स का रट्टा मारते हैं। साइंस का मतलब रट्टा नहीं होता है, साइंस का मतलब वो होता है जो हम अच्छे से सीखते हैं, है ना। एक बाइक चलानी है तो बाइक सीखते हैं, बैठकर बाइक कैसे चलाएं उसकी किताब नहीं पढ़ते हैं,
ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल इसी समय पर ही। आप इसका आंसर जरूर लगाएं। तब तक के लिए नमस्कार।